मिडिल ईस्ट के युद्ध के खिंचते जाने के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से हाहाकार मचने की स्थितियां आ रही हैं। भारत सरकार दावा कर रही है कि ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सब ही इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन युद्ध के लंबे खिंचते जाने के आसार नहीं थे किसी को, लेकिन अब यह युद्ध इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि दुनिया इस युद्ध में बुरी तरह से उलझ रही है। और एक बड़ा सवाल इस बात पर उठाया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप के बुरी तरह से फंसने के लिए दुनिया के ऊपर यह युद्ध थोप दिया गया। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है और इसे करीब से देखने समझने वाले जानते हैं कि यह केवल एप्स्टीन फाइल का मामला नहीं है, यह तो मौका देख करके ट्रंप ने इसका इस्तेमाल किया है और दुनिया के ऊपर युद्ध थोपा है। इसके पीछे यह भी कहानी है कि कैसे मध्य अरब देशों के तेल पर, व्यापार पर और ग्लोबल ऑर्डर पर नियंत्रण किसका होगा। आज वीडियो में हम बताएंगे आपसे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जितने बयान दिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध को एंजॉय करने वाला एक ऐसा हैवान नजर आ रहा है जो कह रहा है कि जहाज को हमने इसलिए डुबोया क्योंकि डुबाने में ज्यादा मजा आता है। Why did we sink him? He said it's more fun to sink him. I said they like sinking him better. They say it's safer to sink him. I guess it's probably true. डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए ये सारी बातें कही कि ईरान पर हमला किया, नेवी बहुत अच्छा कर रही है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेम की कहानी क्या है और कैसे वहां की दरबारी मीडिया ट्रंप के चरणों में बैठी हुई है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ भी लगातार आवाज उठ रही है। और उन तमाम सवालों के बीच चीन ने 2 जहाज ईरान की मदद के लिए भेज दिया है और जहाज अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मदद पा जाता है चीन से, और चीन क्यों ये जहाज भेजकर इस पे इन्वॉल्व हो रहा है और इसका युद्ध के कितने लंबे खिंचने के आसार दिख रहे हैं, इन सारी चीजों से बड़ा गहरा रिश्ता है। एक एक करके इसका समझेंगे और कायदे से इसको समझेंगे कि यह दुनिया के लिए कितना विनाशक है। सबसे पहले ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदे ये बात कही है कि अमेरिका से नेगोशिएशन का उनका अनुभव बहुत कड़वा रहा है। अब ईरान अमेरिका से किसी भी किस्म के नेगोशिएशन के बात को खारिज करता है। इसी इंटरव्यू में विदेश मंत्री ईरान के ये बोलते हैं कि अमेरिका ने ये सोचा था कि 3-4 दिन हमले के चलेंगे और ईरान में सत्ता परिवर्तन करके वो प्लान ए कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और ईरान उस अमेरिकी कैलकुलेशन की तुलना में भयावह अलग तरह का प्रतिक्रिया देने में कामयाब हो। They failed. You know, they thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. विदेश मंत्री को सुनने के बाद आप यह बात जानते हैं कि ईरान ने जो खामेनेई थे, खामेनेई के बेटे को अपना सर्वोच्च नियुक्त कर लिया है और उसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का जंजाल फैला दिया, चारों तरफ कोहराम मचा दिया और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के दावा कर रही है अमेरिका कि ईरान के तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर हमला किया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पहला ये बयान सुनिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए सुनाई दे रहा है, ईरान पर हमला नहीं इसलिए किया क्योंकि ईरान हमारे ऊपर 100% हमला करने वाला था। That I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. और अगर ईरान मिसाइलें इतना मारते जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो अब तक वो इजराइल के ऊपर चला चुका होता, लेकिन हमने ईरान के मिसाइलों को और उनके लॉन्चर पैड को ध्वस्त कर दिया है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को। And if they had a nuclear weapon, they would have used it on Israel. And this was going to be a major attack. And they had all of those missile sites and all those launchers that we got rid of about 80% of them right now, by the way. ट्रंप के इस बयान से जुड़े हुए बहुत सारे बयान हैं। मीडिया के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को रख रहे थे उस समय कई तरह के सवाल उनके सामने आए और उन सवालों में इतने तीखे सवाल भी थे जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को यह कह के देना पड़ रहा था कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जैसे सबसे तीखा सवाल इस बात पर था कि ईरान के लड़कियों के स्कूल के ऊपर आपने हमला कर दिया और इस हमले को आप ये कहते हो कि महिलाओं के हक अधिकार के लिए फेमिनिस्ट वॉर है ये।
जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को ये कह के देना पड़ा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. अब इसका मतलब ये है कि ये फेमिनिज्म का जो तुर्रा छोड़ा गया था, ये कितना भयावह है कि हम उन देशों के महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए काम करते हैं। इसका तो जवाब एक वायरल वीडियो से जरूर आपको देखना चाहिए। स्पेन की मैड्रिड रीजनल पार्लियामेंट की सदस्य मैनुएला बेरगेरोट, इनके इस भाषण की चर्चा दुनिया भर में हुई और स्पेन के सांसद ने जो खड़े होकर के धज्जियां उड़ाई हैं, बस उसका तेवर देखिए, भाषा आपको समझ में आए या ना आए, इस तेवर को सुनिए और इस तेवर को अपनी स्क्रीन पर देखते हुए आप जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं कि दुनिया भर को यह समझाने वाले कि यह फेमिनिस्ट वॉर है, महिलाओं के हकों को हम संरक्षित करना चाहते हैं, हम महिलाओं के हक दिलाने के लिए वॉर कर रहे हैं। उन तमाम तुर्रों को, उन तमाम झूठ को इस एक महिला सांसद ने ध्वस्त करके रख दिया और दुनिया भर में इस बात की चर्चा है। 160 से 165 बच्चियां मारी गईं। एक वीडियो इंटरनेट पर देखिए कैसे तैर रहा है कि बच्चियां वो जो ईरान में थी और उनके ऊपर जब हमला हुआ तो उस वक्त कितना दर्दनाक था। आज तक यह बात समझ में आई किसी को कि 160 बच्चियां जो मारी गई हैं, इसका कितना बड़ा असर होगा। ईरान ने अपने राष्ट्र प्रमुख को तो खोया, लेकिन ईरान ने अपना आत्मविश्वास पा लिया। अभी जैसे अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए कि ईरान कह रहा है इजराइल अमेरिका के राजदूतों को निकालें, तभी हार्मुज स्ट्रेट से उनके जहाज गुजरने देंगे और टैक्स की वसूली भी करेंगे हम। यानी ईरान अपनी शर्तों पर, ईरान ने अरब देशों के आसपास जहां भी यूएस के कमांड सेंटर बने थे, सैन्य ठिकाने बने थे, ध्वस्त करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। इजराइल के ऊपर इतने बम मारे हैं, इजराइल की वीडियोस फोटोज बाहर नहीं आ रही। और ये नई वीडियोस देखिए, जैसे ईरान के द्वारा छोड़ी गई एक मिसाइल का ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें एक इमारत पर सीधे जाकर के वो मिसाइल लग रही है और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। अगर केवल पिछले 4-5 दिन की बात करें तो ये देखिए किस तरह से बड़ी घटनाएं इस पूरे युद्ध के बीच हुई हैं। बहुत संक्षेप में इसको समझ लीजिए। 5 मार्च को 20,000 अमेरिकियों ने मिडिल ईस्ट छोड़ा। ट्रंप बोले कि ईरान नया सुप्रीम लीडर अमेरिका के बिना नहीं चुने। भारत ने अली खामेनेई के निधन पर शोक जताया। मिडिल ईस्ट से 20,000 अमेरिकी नागरिक स्वदेश लौटे। श्रीलंका ने ईरानी जहाज को अपने पोर्ट पर आने की इजाजत दी। 6 मार्च को अब तक 13 देशों पर ईरान हमला कर चुका था। ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया। जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $84 बैरल पहुंची। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 5 लाख लोग बेघर। इजराइल ने ईरान में 400 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 7 मार्च की अगर बात करें तो ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया। जर्मनी मिडिल ईस्ट की मदद के लिए 100 मिलियन यूरो देगा। मिडिल ईस्ट से 28,000 अमेरिकी नागरिक वापस लौटे। ईरान ने पड़ोसी देशों से हमले के लिए माफी मांगी और उसने यह बात साफ तौर पर कही थी कि आप अमेरिका का साथ देना बंद कर दीजिए, हमें आपसे कोई झगड़ा ही नहीं है। और इसकी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। बात अगर करें हम 8 मार्च की तो सऊदी में मिसाइल गिरने से भारतीय नागरिक की मौत। ईरान बोला अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले में 104 नौसैनिकों की मौत। इजराइल की ईरान में 400 से अधिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। तेहरान के ऑयल स्टोरेज ठिकानों पर इजरायली हमला। और अगर बात कल की करें 9 मार्च की तो जंग की वजह से ईरान में कुल 13,785 इमारतों को नुकसान हुआ। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के घायल होने की खबर भी आई। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पार कर गई और मिडिल ईस्ट से अब तक 67,000 भारतीय वापस लौटे। इस पूरे युद्ध का विनाश बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अब जो ये समझता था कि दुनिया भर का युद्ध वो रुकवा रहा है, इस युद्ध में रुकने की स्थिति बन नहीं रही। अब जैसे अमेरिका यह समझ नहीं पा रहा है कि युद्ध कितना लंबा चलेगा और अगर युद्ध लंबा चला तो उसका असर क्या पड़ेगा। इसलिए एक वीडियो में आपको दिखाता हूं कि अमेरिका में भी कैसे एक दरबारी मीडिया है जो सत्ता के दरबार के मुताबिक जो
टूल किट मिलता है उससे काम करती है। जैसे एक टूल किट अमेरिका ने इजाद किया, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। थोड़ा सा दर्द हुआ है, सह लीजिए, बाद में आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। इसलिए युद्ध कितना अच्छा है और युद्ध बहुत जरूरी है, और युद्ध के लिए अमेरिकी लोगों में कैसे इस बात को लिए कन्विंस किया जा रहा है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सत्ता को अमेरिका के केवल 20% लोगों का साथ मिला इस युद्ध के होने के बाद। लेकिन बाद में जब पता चला कि जिस तरह से युद्ध बढ़ता गया, और अभी यह अमेरिका कह रहा है कि हम फुट सोल्जर उतार देंगे वहां पर, उसके बाद तो सीधे सैनिक मारे जाएंगे। अभी तो तकनीक से युद्ध हो रहा है, मिसाइल जा रही है, ड्रोन जा रहा है, ये मार रहे, वो मार रहे, लॉन्चर मार रहे, इससे हो रहा है। बाद में अगर ये हुआ 12% घट करके अमेरिकों का साथ मिला। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेस के सामने आकर के जब ये सारी बात करे तो उसके बाद देखिए कैसे उनकी भी दरबारी मीडिया, छोटी सी क्लिप है, तेज स्पीड में मैंने लगाई है, जरा इसको गौर से सुनिए कि शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन कैसे दिलाएगा। अमेरिकियों को यह बात अमेरिका की ट्रंप सरकार समझा रही है कि युद्ध उनके लिए जरूरी और अच्छा है। This is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pain for a long-term gain. Short-term pain, yes. We've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Some short-term pain for American consumers. We may have to deal with that in the short term. Short-term and temporary. Temporary short-term pain. It's going to suck in the short term. Some short-term pain. Short-term pain. We have to focus on the short-term. Short-term. Short-term, and long-term. Short-term left. Hopefully this is a short-term pain. Short-term is highly outweighed of the long-term benefits. Some short-term pain for the long-term gain. Short-term sacrifice for a long-term gain. इन तमाम मुद्दों के बीच एक नया डेवलपमेंट ये आया है कि चीन ने 2 जहाज भेजे हैं ईरान की तरफ, और कयास ये लगाया जा रहा है कि इन दोनों जहाजों में बैलिस्टिक मिसाइल में नई बैलिस्टिक मिसाइल बने, इसमें जो इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी सामान होते हैं, चीन अब उसकी मदद कर रहा है। ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी के 2 जहाज चीन के गाओलान पोर्ट से रवाना हुए हैं। भीषण जंग के बीच ईरान की तरफ बढ़ते जहाजों से कई सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर ऐसे मिलिट्री केमिकल्स लदा हो सकता है जो मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरानी हमले जारी रह सकते हैं और जंग लंबी खिंच सकती है। यह नया डेवलपमेंट है। और पता है आपको, अमेरिका दावा कर रहा है कि आप, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, आप तेल लेकर जाओ। ईरान कह रहा अगर लेके गए तो उड़ा देंगे वहीं पे। एक स्क्रीन पर अपने वीडियो देखिए जो ये साबित कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यातायात लगभग बंद है। और यातायात होने किसको दे रहा है? ईरान, चीन का। कहा यह जा रहा है कि 2021 में हुई 25 वर्षीय संधि के मुताबिक चीन किस तरह से सामरिक समझौता करता है ईरान से कि ईरान सस्ता तेल चीन को देगा और चीन इसका इस्तेमाल करेगा। तो ईरान 80% जो तेल निर्यात है वो चीन को कर रहा है, और चीन अपने तेल निर्यात आयात को रुकने नहीं देना चाहता। इसलिए चीन ये चाहता है कि ईरान की मदद कर दें ताकि वो और मिसाइल बनाए। और वर्ल्ड वॉर के इस सिचुएशन में अब तक आपको ये बात तो पता ही हो गई होगी कि मिसाइल बनाने में जितना खर्च आता है उससे कई गुना ज्यादा खर्च एंटीसेप्टर, यानी जो मिसाइल को हवा में ही नाश कर दे, ये इजराइल और अमेरिका बनाता है, उस पर खर्चा आता है। ईरान जल्दी जल्दी मिसाइल बना रहे हैं। इसलिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की बहुत भारी मिसाइलों को भी मारा है और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों को भी नष्ट किया है, मिसाइल लॉन्चर को भी नष्ट किया है। और वहीं अमेरिका यह दावा कर रहा है कि जंग लंबी चलेगी। इसका मतलब चीन की तरफ से ईरान को मिसाइल बनाने के लिए मदद दी जा रही है, और अगर ये मदद चीन करेगा इनडायरेक्टली तो फिर तो ये युद्ध और लंबा चलेगा। इससे फायदा चीन को यह होगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में ही उलझा रहेगा और इधर एशियाई पूरे महासागर पर चीन अपना दबदबा बढ़ाएगा, तेल का आयात करता रहेगा। तेल का आयात रुकना नहीं चाहिए। अगर ईरान में अमेरिकी दबाव में सत्ता परिवर्तन हो गया तो चीन से हुए व्यापारिक हित प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए चीन तो अब सामने खड़ा हो गया। राष्ट्रपति पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की भी बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है अभी तक क्लियर हो नहीं रहा। दुनिया इस युद्ध के गहरे चपेट में चलती चली जा रही है और अभी युद्ध रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक आर्थिक युद्ध भारत में भी शुरू हो गया है।
कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि अगले 1-2 दिन के बाद रेस्टोरेंट से लेकर के बड़े बड़े होटल बंद होने की कगार पर चले जाएंगे, क्योंकि एलपीजी की सप्लाई रुक गई है। इसका मतलब यह कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में गंभीर आर्थिक संकट आ सकते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि भारत में आर्थिक और ऊर्जा संकट नहीं आने वाले, भारत के पास पर्याप्त तैयारी है। लेकिन इस सारी तैयारियों का निचोड़ क्या होगा, ये आने वाले दिनों में मिलेगा। लंबी लाइनें पेट्रोल पंप से लेकर एलपीजी सिलेंडर पर लगने लगी हैं और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं जिस पर भारत सरकार कैसे नियंत्रण लगाएगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, क्या वाकई एप्स्टीन फाइल की वो लड़कियां जो सामने आकर के कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे कई रसूखदार हमारे शोषक हैं, इससे ध्यान भटकाने की ही असली लड़ाई है, या चीन से लेकर अमेरिका में वर्ल्ड ऑर्डर के बीच एक मिडिल ईस्ट युद्ध का मैदान बना हुआ है? तेल और पानी पर ही नियंत्रण की बात है या दुनिया पर नियंत्रण की बात है? बाजार की लड़ाई है या खनिज तेल की लड़ाई? आने वाले दिनों में इसे समझना आपको जरूरी होगा, क्योंकि आपके ऊपर इस युद्ध का असर पड़ने वाला है। अभी तक आपने जो समझा वह क्या है, नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपडेट जारी रखेंगे क्योंकि यह युद्ध आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।